क्लास, आज हम भारत के भूगोल का यानी ज्योग्राफी ऑफ इंडिया का एक डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। हमारे पास एक विजुअल पीडीएफ प्रेजेंटेशन है। हम इसके हर एक स्लाइड को डिकोड करेंगे और समझेंगे कि हमारी जियोग्राफिकल मैपिंग कैसी है। चलो शुरू करते हैं। जी सर, मैं नोट्स लेने के लिए तैयार हूँ। चलो सबसे पहली स्लाइड देखते हैं। जी। देखो, इस स्लाइड पर ना एक 3D विजुअल दिख रहा है जिसमें पृथ्वी के ऊपर भारत का मैप ग्लो कर रहा है, जो उसकी ग्लोबल पोजीशन को हाईलाइट करता है। अच्छा। इसमें बताया गया है कि भारत अक्षांशीय रूप से मतलब लैटिट्यूडनल रूप से पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में है और देशांतरीय या लॉन्जिट्यूडनल रूप से पूर्वी गोलार्ध का हिस्सा है। ओके। भारत का कुल क्षेत्रफल करीब 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व का 2.4% है और यहाँ विश्व की 17.5% आबादी रहती है। तो क्षेत्रफल सिर्फ 2.4% है, लेकिन आबादी 17.5%। इसका मतलब यहाँ जनसंख्या का दबाव बहुत ज्यादा है। हाँ बिल्कुल, स्लाइड के इन्हीं दो फिगर से क्लियर होता है कि कम क्षेत्रफल पर ज्यादा आबादी का दबाव है। सर, इसमें एक बॉक्स में वैश्विक स्थान भी लिखा है। एग्जाम के हिसाब से इसमें क्या इंपॉर्टेंट है? देखो, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना कि क्षेत्रफल के आधार पर भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। जी सर, समझ गए। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। जी सर। इस स्लाइड में भारत का एक टेक्सटाइल मैप है जिसमें चारों दिशाओं में क्रॉस हेयर्स या रेडार जैसा विजुअल है जो एक्सट्रीम पॉइंट्स को पॉइंट कर रहा है। राइट। स्लाइड कहती है कि उत्तर में इंदिरा कोल है जो लद्दाख में है और दक्षिण में इंदिरा पॉइंट जो ग्रेट निकोबार में है। ओके। और अगर सिर्फ मुख्य भूमि की बात करें तो कन्याकुमारी है, पश्चिम में गुहार मोती है गुजरात में और पूर्व में किबीथू अरुणाचल प्रदेश में, और ईस्ट से वेस्ट के बीच 2 घंटे का समय अंतर है। सर, दक्षिण दिशा के लिए 2 पॉइंट्स क्यों दिए गए हैं? क्योंकि स्लाइड में क्लियरली लिखा है कि मुख्य भूमि यानी मेनलैंड का आखिरी पॉइंट कन्याकुमारी है, पर पूरे देश का सबसे दक्षिणी हिस्सा इंदिरा पॉइंट है जो 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ पर है। सर, इस रेड एग्जाम अलर्ट बॉक्स में क्या इंपॉर्टेंट है? इस वर्तमान राजनीतिक स्थिति बॉक्स में एग्जाम के लिए डेट्स जरूरी हैं। 31 अक्टूबर 2019 को JNK और लद्दाख का विभाजन हुआ और 26 जनवरी 2020 को दादरा नगर हवेली और दमन दीव का विलय हुआ। सबसे बड़ा राज्य राजस्थान और सर्वाधिक जनसंख्या यूपी की है। अच्छा, ये डेट्स याद रखनी है। हाँ, चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। जी। यहाँ मैप की बाउंड्रीज नियॉन कलर से ग्लो कर रही हैं, जो अलग-अलग देशों के साथ इंटरनेशनल बॉर्डर्स को दिखा रही हैं। ओके, बॉर्डर्स। भारत की कुल स्थलीय सीमा मतलब टोटल लैंड बॉर्डर 15,200 किलोमीटर है। सबसे छोटी सीमा अफगानिस्तान के साथ है जो 106 किलोमीटर है और लद्दाख से मिलती है। सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ 4,096 किलोमीटर है। सर, क्या अफगानिस्तान के साथ हमारा बॉर्डर सिर्फ एक ही जगह लगता है? हाँ, स्लाइड के अकॉर्डिंग ब्रैकेट में क्लियरली सिर्फ लद्दाख लिखा हुआ है। सर, इस रेड एग्जाम अलर्ट बॉक्स में क्या इंपॉर्टेंट है? देखो, एग्जाम के लिए लाइंस के नाम बहुत आते हैं। रेडक्लिफ रेखा 1947 वाली भारत पाकिस्तान के बीच है और मैकमोहन रेखा भारत चीन के बीच है, जो विशेषतया अरुणाचल प्रदेश में है। जी सर, नोटेड। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। जी सर। इस स्लाइड पर एक 3D टोपोग्राफिकल वायर फ्रेम विजुअल है जो पहाड़ियों की ऊंचाई और गहराई को स्कैन करते हुए दिखा रहा है। ये ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। अच्छा, ट्रांस हिमालय। हाँ, ट्रांस हिमालय यूरेशियन प्लेट का हिस्सा है और मुख्य हिमालय से अधिक प्राचीन है, मतलब पुराना है। इसमें कराकोरम है जिसे एशिया की रीढ़ कहा जाता है, जहाँ K2 8611 मीटर्स की है। राइट। दूसरी लद्दाख श्रेणी है जहाँ राकापोशी चोटी है, जिसका ढाल या स्लोप विश्व में सबसे तीव्र है। सर, एक डाउट है, मुख्य हिमालय और ट्रांस हिमालय में पुराना कौन है? स्लाइड पर साफ साफ लिखा है कि ट्रांस हिमालय मुख्य हिमालय से अधिक प्राचीन है क्योंकि ये यूरेशियन प्लेट का हिस्सा है। सर, इस रेड एग्जाम अलर्ट बॉक्स में क्या इंपॉर्टेंट है? इसमें पॉइंट 3 पर सियाचिन हिमनद यानी ग्लेशियर हाईलाइट किया गया है। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल कौन सा है, तो वो सियाचिन है और यहाँ 1984 में ऑपरेशन मेघदूत चला था। ओके सर। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। अच्छा। इस मैप के ऊपर 3 अलग-अलग कलर की ग्लोइंग लाइंस बनाई गई हैं जो हिमालय के 3 डिवीजन को दिखा रही हैं। जी। सबसे ऊपर महान हिमालय है जिसे हिमाद्री कहते हैं,
जिसकी औसत ऊंचाई 6000 मीटर्स है। इसमें एमटी एवरेस्ट और कंचनजुंगा हैं। ओके, सबसे ऊपर हिमाद्री। राइट। बीच में लघु हिमालय या हिमाचल है, जो पर्यटन स्थलों और पिरपंजाल और धौलाधर श्रेणियों के लिए जाना जाता है। सबसे नीचे शिवालिक है। सर, शिवालिक को बाह्य या नवीनतम श्रेणी क्यों लिखा है? क्योंकि स्लाइड के अनुसार ये हिमालय का पद प्रदेश मतलब फुटहिल्स है और सबसे नई बनी श्रेणी है। सर, इस रेड एग्जाम अलर्ट बॉक्स में क्या इंपॉर्टेंट है? घास के मैदान वाले बॉक्स पर ध्यान दो। जेएनके में इन्हें मार्ग कहते हैं, जैसे गुलमर्ग, और उत्तराखंड में इन्हें बुग्याल या पयार कहा जाता है। ये टर्मिनोलॉजी मैच द फॉलोइंग में आती है। जी सर, ध्यान रखूंगे। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। जी सर। इस मैप पर हेक्सागोन आकार के ग्लोइंग नोड्स बनाए गए हैं, जो स्पेसिफिक पासेस या दर्रों और पहाड़ियों की लोकेशन को पिन कर रहे हैं। पासेस को, राइट? यहाँ जिक्र है जोजिला दर्रे का, जो श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। रोहतांग दर्रा हिमाचल में है, जहाँ अटल टनल है, और नाथुला दर्रा प्राचीन रेशम मार्ग और भारत चीन व्यापार का हिस्सा है। अच्छा। पूर्वांचल की पहाड़ियों में मिशमी, पटकाई बुम और नागा हैं, और मेघालय के पठार में गारो, खासी और जयंतियां हैं। सर, क्या गारो, खासी और जयंतियां पूर्वांचल का हिस्सा है? नहीं, देखो स्लाइड में उन्हें क्लियरली मेघालय का पत्थर के अंदर दिखाया गया है, जबकि पूर्वांचल की पहाड़ियां अलग नोड में हैं। सर, इस ऑरेंज एग्जाम अलर्ट हाईलाइट में क्या इंपॉर्टेंट है? पॉइंट 3 पर मौसिन राम को हाईलाइट किया गया है। ये सर्वाधिक वर्षा का स्थान है। एग्जाम में इस पर एक डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन आएगा। ओके सर। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। जी। ये एक बहुत ही डिटेल्ड 3D क्रॉस सेक्शन ब्लॉक है। इसमें एक नदी पहाड़ से निकलकर मैदानों में आ रही है और अलग-अलग मिट्टी के लेयर्स दिख रहे हैं। मिट्टी के लेयर्स? हाँ, मिट्टी के 4 हिस्से हैं। भाबर, ये कंकर पत्थर वाला क्षेत्र है, जहाँ नदियां सतह के नीचे बहने लगती हैं और विलुप्त हो जाती हैं। अच्छा। फिर तराई है, ये दलदली और नम क्षेत्र है, जहाँ घने जंगल हैं। फिर बांगर, जो पुरानी जलोढ़ या अलुवियल मिट्टी है, जहाँ बाढ़ का पानी नहीं पहुंचता। और आखिर में खादर, नई जलोढ़ मिट्टी, जो सबसे उपजाऊ क्षेत्र है। सर, नदी वापस कहाँ दिखाई देती है स्लाइड के अकॉर्डिंग? भाबर में विलुप्त होने के बाद तराई आती है, जो दलदली और नम क्षेत्र है, यानी पानी यहाँ वापस सतह पर आ जाता है, जिससे जंगल बनते हैं। सर, इस राइट साइड वाले बॉक्स में क्या इंपॉर्टेंट है? वो दोआब का अलर्ट बॉक्स है। एग्जाम में इसकी डेफिनेशन आती है। दोआब मतलब दो नदियों के बीच की भूमि। जी सर। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। अच्छा सर। इस स्लाइड में सेंट्रल इंडिया का मैप है, जिसमें स्पेसिफिकली पत्थर और पहाड़ियों की चोटियां आग की तरह ग्लो कर रही हैं। आग की तरह, ओके। देखो, अरावली विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला है और इसकी प्रमुख चोटी गुरु शिखर है, जो 1722 मीटर्स की है। मालवा पठार ज्वालामुखी लावा से निर्मित है, इसलिए यहाँ कपास हेतु काली मिट्टी मिलती है। और सतपुरा एक ब्लॉक पर्वत है। सर, नर्मदा नदी का रास्ता अलग क्यों दिखाया गया है? क्योंकि टेक्स्ट कहती है कि नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलकर भ्रंश घाटी यानी रिफ्ट वैली में बहती है, जो विंध्याचल और सतपुरा के बीच में है। सर, इसमें पॉइंट करने वाला बॉक्स कौन सा इंपॉर्टेंट है? मालवा पठार वाला बॉक्स ध्यान रखना। एग्जाम में सीधा आता है कि कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी चाहिए और वो कहाँ से आती है। ज्वालामुखी लावा से बनी काली मिट्टी। ओके सर। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। जी सर। ये एक 3D एलिवेटेड टेरेन मैप है, जहां पठाड़ी इलाके मतलब प्लेटोस को जमीन से ऊपर उठा हुआ दिखाया गया है। जी। डेक्कन ट्रैप बसाल चट्टानों से बना है, जहां रेघुर या काली मिट्टी मिलती है। छोटा नागपुर पठार को भारत का रूर कहते हैं, क्योंकि यहाँ लौह और कोयला खनिजों का विशाल भंडार है। और मेघालय पठार पर पारसनाथ पहाड़ी है। सर, ये रोर शब्द का क्या मतलब है? रूर एक जगह है जहां मिनरल बहुत मिलते हैं, इसीलिए छोटा नागपुर को उसकी मिनरल वेल्थ जैसे लौह और कोयला के कारण भारत का रूर का टाइटल दिया गया है, जैसा स्लाइड पर लिखा है। सर, इस रेड एक्सक्लेमेशन अलर्ट बॉक्स में क्या इंपॉर्टेंट है? ये सबसे जरूरी है। इसमें लिखा है मालदा गैप द्वारा मुख्य पठार से अलग, यानी मेघालय का पठार मेगा प्लेटो का ही हिस्सा है, पर मालदा गैप की वजह से वो मैप पर अलग दिखता है। अच्छा, मालदा गैप। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। जी। इसमें साउथ इंडिया का मैप है और कोस्ट के किनारे वाली पहाड़ियां नियॉन लाइंस और पीक्स के रूप में ब्लिंक कर रही हैं। ओके। पश्चिमी घाट या सह्याद्री एक सतत दीवार है, जिसकी औसत ऊंचाई 1200 मीटर्स है और ये जैव विविधता मतलब बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। पूर्वी घाट कटापटा है, जिसकी औसत ऊंचाई सिर्फ 600 मीटर्स है और इसकी प्रमुख चोटी महेंद्रगिरी है। सर, पश्चिमी और पूर्वी घाट कहीं आपस में जुड़ते हैं? हाँ, स्लाइड के लेफ्ट में देखो, उनका मिलन बिंदु नीलगिरी है,
जिसकी चोटी दोदा बेटा है। सर ये इस लाल एग्जाम अलर्ट बॉक्स में क्या इंपॉर्टेंट है? रेड बॉक्स में लिखा है अनामुदी 2695 मीटर। एग्जाम में पूछेंगे दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो उसका जवाब अनामुदी होगा। जी सर। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। अच्छा। इस मैप पर भारत के तट यानी कोस्ट्स और थार मरुस्थल को अलग अलग कलर से हाईलाइट किया गया है। जी। थार मरुस्थल भारत पाक में विस्तृत है और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल है। कोस्ट की बात करें तो महाराष्ट्र गोवा में कोंकण तट है, केरल में मालाबार तट है जो अपनी कायाल के लिए प्रसिद्ध है, और उड़ीसा में उत्कल तट है। सर थार मरुस्थल को अलग से क्यों हाईलाइट किया है? क्योंकि उसके बॉक्स में एक स्पेशल फैक्ट है, दुनिया में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व इसी मरुस्थल में पाया जाता है। सर ये इस ऑरेंज एग्जाम अलर्ट बॉक्स में क्या इंपॉर्टेंट है? कोरोमंडल तट वाला अलर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में पूछा जाता है कि शीतकालीन वर्षा यानी विंटर रेन कहाँ होती है। जवाब है तमिलनाडु का कोरोमंडल तट, और वो लौटते मॉनसून से होती है। ओके, ध्यान रखूंगी। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। जी सर। यहाँ समुद्र का हिस्सा दिखाया गया है और विजुअल एक रेडार स्क्रीन की तरह है जो आइलैंड्स को स्कैन कर रहा है। रेडार जैसा? ओके। अरब सागर में लक्षद्वीप है जो प्रवाल भित्ति से निर्मित है और राजधानी कवरात्ती है। बंगाल की खाड़ी में अंडमान एंड निकोबार है जो ज्वालामुखी निर्मित है, और वहां सैडल पीक है। इन दोनों आइलैंड ग्रुप्स के बीच 10 डिग्री चैनल दिखाया गया है और नीचे EEZ लिखा है। सर EEZ का क्या मतलब दिया गया है? EEZ मतलब एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। स्लाइड में लिखा है कि तट से 200 नॉटिकल माइल तक के क्षेत्र पर संसाधनों पर देश का एकाधिकार होता है। सर इस रेड एग्जाम अलर्ट बॉक्स में क्या इंपॉर्टेंट है? बैरन द्वीप। एग्जाम के लिए याद रखना कि यह भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। जी सर। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। जी। ये स्लाइड एक रिवर फ्लो चार्ट की तरह डिजाइन की गई है जहां नदियां ब्रांचेस और नोड्स के रूप में फ्लो कर रही हैं। राइट। सिंधु नदी तंत्र का उद्गम बोखरचू हिमनद से है। चिनाब सबसे बड़ी सहायक है, ब्यास पूर्णतः भारत में है, और सुतलज शिपकी लाद दर्रे से प्रवेश करती है जिस पर भाखड़ा नांगल बांध है। ओके। गंगा 2525 किलोमीटर लंबी है। भागीरथी और अलकनंदा के मिलने से देवप्रयाग में बनती है। यमुना सबसे लंबी सहायक है। दामोदर को जैविक मरुस्थल कहा गया है। जी। और ब्रह्मपुत्रा तिब्बत से होते हुए अरुणाचल और असम में आती है। लोहित को खूनी नदी और माजुली को विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप बताया गया है। सर कौन सी नदी पूरी तरह से भारत में बहती है? सिंधु तंत्र में व्यास यानी ब्यास नदी के आगे क्लियरली लिखा है पूर्णतः भारत में। सर इसे रेड एग्जाम अलर्ट बॉक्स में क्या इंपॉर्टेंट है? इसमें सिंधु जल समझौता 1960 हाईलाइट किया है। एग्जाम आएगा कि पानी का रेशो क्या है, तो पाकिस्तान 80% और इंडिया 20% पानी यूज करता है। जी सर। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। अच्छा। यहाँ मैप पर लेफ्ट और राइट डायरेक्शन में ग्लोइंग एरोज बनाए गए हैं जो नदियों की दिशा दिखा रहे हैं। हाँ, एरोज हैं। पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां देख लो। नर्मदा भ्रंश घाटी में बहती है और एस्चुरी बनाती है, डेल्टा नहीं। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। राइट। पूर्व की ओर बहने वाली नदियों में गोदावरी सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी है जिसे दक्षिण गंगा या वृद्धा गंगा कहते हैं। कावेरी में वर्ष भर प्रवाह रहता है और शारावती पर जोग जलप्रपात है। सर नर्मदा नदी डेल्टा क्यों नहीं बनाती? हाँ है, पवित्रता के आधार पर दक्षिण भारत की गंगा। एग्जाम में वर्डिंग ध्यान से पढ़नी होगी। ओके सर, ध्यान रखूंगी। और अब आखिरी स्लाइड देखते हैं। जी सर। इसमें पूरे भारत का मैप डिजिटल कलर से ग्लो कर रहा है और नीचे कमांड लाइन सिस्टम क्वेरी ब्लिंक कर रही है। जी। सबसे ऊपर फैक्ट है कि भारत की कुल तटलिखा मतलब कोस्ट लाइन द्वीपों सहित 7516.6 किलोमीटर है। सर ये नीचे सिस्टम क्वेरी में क्या पूछा गया है? उसमें लिखा है कि यदि उत्तरी हिमालय का अस्तित्व ही नहीं होता तो भारत का मॉनसून और पूरी अर्थव्यवस्था आज कैसी होती। ये एक डायरेक्ट क्रिटिकल थिंकिंग क्वेश्चन है। इस ऑरेंज एग्जाम अलर्ट बॉक्स में क्या इंपॉर्टेंट है? इस बॉक्स को द मॉनसून गैम्बल नाम दिया गया है। इसमें बताया है कि भारत का 43% मैदानी भाग खाद्यान्न भंडार है, पर वर्षा अनिश्चित है। इसीलिए इस सिस्टम को भारतीय अर्थव्यवस्था का जुआ कहा जाता है। अच्छा, गैम्बल ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो